कोर्स खत्म हो गया था। चलिए ठीक है, गुड गुड। चलिए तो फिर हमको आज न्यूमेट हेलमेट्स पढ़ना है ना। चलिए बच्चा, तो प्लेट हेलमेट अगर हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है ना, तो प्लेट हेलमेट को थोड़ा जल्दी फटाफट से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या हमने पढ़ा था रिगार्डिंग प्लेट हेलमेट्स। तो प्लेट हेलमेट जैसे आप जानते हैं बेटा, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज, शाबाश, कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं बेटा, ठीक है, Flatworms. वेरी गुड। तो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना। फिर आपने याद रखा था लगभग 20,000 स्पीशीज होती है इनके अंदर, लीफ और रिबन लाइक बॉडी होती है, ठीक है ना। और टर्म प्लेट हेलमेट जो है वो गेगनबोर एंड क्लाउज ने दिया था। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड बॉडी होती है, ऑल्दो फ्री लिविंग फॉर्म्स में भी पाई जाती है इस फाइलम के अंदर, बट फ्री लिविंग फॉर्म के अलावा मोस्ट ऑफन बेटा ये क्या होते हैं, दे आर एंडोपैरासाइटिक इन नेचर, ठीक है, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। बॉडी प्लान बेटा ब्लाइंड से एक होता है, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। पहला एनिमल का ग्रुप है जहां से सिफेलाइजेशन की शुरुआत हुई है, ठीक, सिफेलाइजेशन का मतलब हुआ हेड बनने की शुरुआत जो हुई है बेटा, वो सबसे पहले कहाँ से हुई है, वो प्लेट हेलमेट से ही हुई है। बॉडी सेगमेंटेड हो सकती है या अनसेगमेंटेड हो सकती है। अगर अनसेगमेंटेड है तो एग्जाम्पल आपने याद रखा था प्लेनेरिया एंड फैसिकोला, और अगर सेगमेंटेड है तो एग्जाम्पल आपने याद रखा था टीनिया बेटा, जिसमें टीनिया सोलियम भी आएगा एंड टीनिया सैगिनेटा भी आएगा। जो सेगमेंटेशन होती है वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होती है, वो फॉल्स सेगमेंटेशन होती है, जिसको हम सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। और सूडो मेटामेरिज्म के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई, या उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम लेडर के समान होता था, जिसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती थी और बहुत सारी ट्रांसवर्स कॉमिश्योर्स होती थी बेटा। सेंस ऑर्गन्स पैरासिटिक फॉर्म में डेवलप्ड नहीं होते हैं, बट फ्री लिविंग फॉर्म में सेंस ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं। स्किन की बात करें, एपिडर्मिस की बात करें, तो आपने देखा था एपिडर्मिस सेल्यूलर होता था, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता था, ठीक है ना। और इसके अलावा सीलिया पाया जाता, बट सीलिया कंटिन्यूअस नहीं था, फ्रीक्वेंटली सीलिया भी बीच बीच में देखने को मिलता था। एपिडर्मिस के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी सर्कुलर मसल, उसके नीचे आएंगे आपको मिलेगी लॉन्जिट्यूडिनल मसल, उसके नीचे आएगी बेटा तो आपको मिलेगा बॉडी का सीलोम, ठीक है ना, बॉडी की कैविटी। बट बॉडी की कैविटी के अंदर मसल्स पाई जाती है जिनको वर्टिकल मसल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या पैरेनकाइमल मसल्स भी बोलते हैं। और उस कैविटी के अंदर बेटा कनेक्टिव टिश्यू भर के रख देते हैं जो सेल्स का बना होता है, एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज पैरेनकाइमा। और अगर आपको याद हो मैंने बोला था जो मसल्स प्लेट हेलमेंट्स के अंदर बनती है उन मसल्स को कौन बनाती है बेटा, उनको पैरेनकाइमल सेल्स ही बनाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते थे, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म देखने को मिलता है, बट फिर भी सीलोम नहीं है। सीलोम क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज जो इनका सीलोम बनने वाला था उसको हमने फिल कर दिया मीसेंकाइम से, इस वजह से सीलोम एब्सेंट होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स थे, ये भी आपने देखा था। इसके अलावा आपने याद रखा था बेटा बायलेटरल सिमेट्री के अलावा कि स्केलेटल सिस्टम बॉडी में एब्सेंट होता है, बट स्केलेटल सिस्टम की जगह कौन लेता है बेटा, सूडोसिलोमिक फ्लूइड ले लेता है और क्या बनाता है, हाइड्रोस्केलेटन बनवाता है। हमने याद रखा था टर्बेलियंस के अंदर डायसोट्रैक्ट ब्रांचेड होता था, सिस्टोडा के अंदर डायसोट्रैक्ट कंप्लीटली एब्सेंट होता था बेटा, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की बात करें, कोई ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन नहीं में देखने को मिलेगा, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा या एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगी वो फ्री बॉडी सरफेस से की जाती है। आपने एक्सक्रीशन के बारे में याद रखा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने याद रखा था एक्सक्रीशन कौन कराता है, एक्सक्रीशन एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल कराती है। फटाफट बताइए उस सेल का नाम क्या है। फ्लेम सेल। वेरी गुड, फ्लैम सेल। फ्लैम सेल को और एक नाम से हम जानते हैं, दैट इज सोलेनोसाइट। वेरी गुड, और एक नाम भी है बेटा उसका, दैट इज प्रोटोनिफ्रीडिया। वेरी गुड। और क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, एमोनिया। तो मतलब उसके बेसिस पे फिर क्या है बेटा, हेमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और मोनोटेलिक। हेमोनोटेलिक। हमने पढ़े थे, दो होते थे, आई स्पॉट्स एंड ऑरिकल। तो बताओ फटाफट बेटा, आई स्पॉट क्या था, फोटो और कीमोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर एंड ऑरिकल्स क्या थी बेटा, एंड ऑरिकल्स क्या थी, वेरी गुड। फिर हमने सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल पैटर्न्स की बात करी थी, तो हमने देखा था हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ, मोनोशियस और डाइशियस, शाबाश, वेरी गुड बेटा, मोनोइशियस बेटा, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड गोनेड्स होते थे, गोनेड्स के पास डक्ट्स भी देखने को मिलते थे, और फर्टिलाइजेशन
इंटरनल होता था। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। बताओ प्रेफरेबली क्या करते हैं, सेल्फ और क्रॉस? क्रॉस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। और एंडोपैरासाइट्स अगर आप देखेंगे उनके अंदर आपको मोस्टली डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। एग के अंदर यॉक नहीं होता है, बता यॉक कौन बनाता है? वाइटलिन। शाबाश, बेटलिन। वाइटलाइन ग्लैंड्स बनाते हैं बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चले फिर इसके बाद हम आगे बढ़े थे। तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। हमने क्लासिफिकेशन देखा था, 3 क्लासेस होते डाइजेशन थे, कैसे है? टर्बुलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो बताओ बेटा किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था? मोड ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ मोड ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्रैक्ट एंड एंड सिलिया। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलिया बेटा। और 3 क्लासेस होती थी, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो फिर आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जहां पे हमारा प्लेट हेलमेट खत्म हुआ था, ठीक है ना। तो आज जो हमारी क्लास होगी, आज हमारी सर क्लास प्लेट शुरू हो रही हेलमेट्स का है। डाइजेशन कैसे है? जोर से बच्चा। प्लेट हेलमेट्स का डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर? इनका बेटा पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा, बिकॉज इनके पास एक्सेप्ट सिस्टोडा को छोड़ दो, बाकी जो आपने ट्रेमेटोडा पढ़ा एंड टर्बुलेरिया पढ़ा, दोनों के पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। दे हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो सबसे पहले फूड को कहाँ पे डाइजेस्ट करेंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। तो मतलब कौन सा डाइजेशन हो जाएगा बेटा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो जाएगा। समझ आया बच्चा? एक यस बार सर। वो फूड डाइजेस्ट हो गया ट्रैक्ट के अंदर, फिर वही फूड कहाँ चला जाएगा? सेल्स के अंदर चला जाएगा, जहां पे इसको बेटा रेस्पिरेशन के थ्रू अगेन हम डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, मतलब बोथ एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखने को मिलेगा इन केस ऑफ प्लेटहेलमेंट्स, नेमेटहेलमेंट्स, एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, डैश एंड डैश एंड डैश, ठीक है ना। और समझ आया? बिकॉज यस सर। सीलेंट्रेटा से आगे बढ़ोगे ना, सीलेंट्रेटा का आगे फिर हर जगह पे आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन मिलेगा। तो इसलिए फिर हम उन पॉइंट्स को ज्यादा देखते नहीं है बच्चा। दिस इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद न्यू फाइलम बेटा, हम शुरू करने वाले हैं। एंड फाइलम के 2 नाम, ठीक है ना। इसको हम बेटा एस्केल्मेंथ भी बोलते हैं, या इसका जो पुराना नाम है बेटा दैट इज शाबाश, निमेटी हेलमेंथ से बेटा। तो वो दोनों नाम आप याद रख सकते हैं, एस्केल्मेंथ भी याद रखिए, निमेट हेलमेंथ भी याद रखिए, बोथ आर गुड बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले याद रखेंगे कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस्केल्मेंट्स और व्हाई दे आर कॉल्ड एज निमेट हेलमेंट्स बेटा। रीजन क्या है इनको निमेट हेलमेंथ बोलने का? निमेटी का मतलब, अगर मैं नीमेटी से बेटा नीमा वर्ड निकालूं, नीमा का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल थ्रेड बेटा। एंड हेलमिथ आपको ऑलरेडी पता है, हेलमिथ का मतलब क्या होता है? वर्म होता है। तो मतलब क्या है बेटा? ये सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक वर्म्स होती है। अगर मैं इसको शॉर्ट में कर दूं, ये राउंड वर्म्स होती है बेटा, ठीक है, राउंड वर्म्स होते हैं। राउंड वर्म का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस वर्म को मैं यहाँ पे काटूंगा, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटूंगा, और ट्रांसवर्स सेक्शन को जब मैं हाईलाइट करूंगा तो वो ऐसे गोल आकार का दिखेगा, ठीक है, ऐसा सर्कुलर दिखेगा बेटा, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। Citaimis mein number dit mich class lam bu classes mus ke traus bu Citaimis number mein dit bu traus min gant khadi ore आवाज देखिए 849 आख मिनट ठीक एम पद क्या है 849 only sir हां 084 हां 255 चलो ठीक है ओके चलो बच्चा। तो हम इनको राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? तो अगर मैं इसको यहाँ पे काट दूं बीच में, ठीक है ना, काटने के बाद बेटा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखो, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में इसकी बॉडी एकदम कैसी दिखाई देती है? गोल आकार की दिखाई देती है। लेकिन जब हम प्लेट हेलमेंथ का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते थे तो उसकी बॉडी कैसी दिखाई देती थी बेटा? ऐसी दिखाई देती थी, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ पे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड नेचर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड जो है ना बेटा, उनके बीच में एक बड़ा स्पेस होगा, एक बड़ा गैप होगा। जो गैप यहाँ पे क्या था, जो प्लेट हेलमेंथ्स के अंदर एब्सेंट था। सो बिकॉज दीज वर्म्स बेटा जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ये सिलेंड्रिकल आकार की होती है, गोल आकार की होती है, राउंड आकार की होती है। इस वजह से बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स बेटा, इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। और राउंड वर्म का ही मतलब क्या होता है? निमेटी हेलमेंथ होता है। ये क्लियर हो ना? व्हाई दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म बेटा, ये क्लियर हो गया?
यस सर। ये समझ आया ना? चले, अब नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो आप याद रखेंगे, जब हम निमेटिक हेलमेंट्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, तो निमेटिक हेलमेंट्स में आपको याद रखना है कि इनके दो फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। दो फॉर्म से मेरा कहने का मतलब है, कुछ निमेटिक हेलमेंट बेटा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप नॉर्मली आंख से देख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लार्जर इन साइज। जैसे फॉर ये आप देख लीजिए, एस्केरिस लैम्ब्रिकरेट्स है, एस्केरिस को बेटा अपनी आंख से देख सकते हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आई वर्म है, तो यहाँ पे आप इसको आंख से देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्म्स लेकिन इतनी स्मॉल होती है विच कैन नॉट बी सीन बाय योर आइज बेटा। तो निमेट हेलमेंट्स के अंदर जो मेंबर आपको मिलेंगे ना, कुछ बड़े साइज के मेंबर है एंड कुछ बहुत छोटे साइज के मेंबर है। बड़े साइज के जो मेंबर्स होते हैं उनको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत एनिशियंट टाइम से जानते हैं बेटा, ठीक है ना। एनिशियंट लोगों को भी पता था कि बच्चों के अंदर या अडल्ट्स के अंदर बॉडी में कुछ वर्म्स रहती है बेटा। तो वो वर्म्स कौन सी होती है, वो मोस्ट कॉमनली कौन सी देखने को मिलेगी, निमेट हेलमेट देखने को मिलेगी। बट कुछ वर्म्स ऐसी है बेटा जिनके बारे में हमें तभी पता चला जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवर हुई। तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप बेटा हमने देखा कुछ निमेट हेलमेंट्स ऐसे भी है विच आर वेरी स्मॉलर इन साइज, और उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बच्चा, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये जो निमेट हेलमेंथा है, निमेट हेलमेंथा वर्ड जो यूज किया है बेटा, ये जो टर्म दिए वो किसने दिए, गेगेनबोर ने दिए। अगेन उसी का नाम आया, याद रखेंगे, गेगेनबोर ने दिए। बट गेगेनबोर से पहले बेटा एक साइंटिस्ट आया जिसने इनको निमेटोडिया बोला बेटा, निमेटोडिया बोला। तो निमेटोडिया इज अनदर नेम ऑफ निमेट हेलमेंथ। जैसे निमेट हेलमेंथ को हम एस्केलमेंथ बोलते हैं, इसको हम वर्मिस बोलते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, निमेटोडिया भी बोल सकते हैं। और निमेटोडिया वर्ड किसने यूज किया बेटा, रोडॉफी ने किया है, तो ये भी याद रखेंगे। तो रोडॉफी साइंटिस्ट था जिसने निमेट एलिमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, निमेटोडी वर्ड यूज किया है बच्चा। अगर इनके रहने की बात करें कि ये कहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, इनका हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट में हमें पता चलता है कि इनकी दो फॉर्म्स होती है, ठीक है। ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग का मतलब इंडिपेंडेंटली जिंदा रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर नहीं रहते, तो ये फ्री लिविंग फॉर्म हो गया। और फ्री लिविंग फॉर्म में बेटा इनके फॉर्म्स एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जो बिना पानी के भी रह सकते हैं, तो ये फ्री लिविंग फॉर्म हो गया। लेकिन फ्री लिविंग फॉर्म के अलावा बेटा आपको इनमें पैरासाइट्स भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात, मैट हेलमेंट जो है, दे कैन बी फ्री लिविंग बेटा इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, बट इसके अलावा दे कैन आल्सो बी पैरासाइट्स। और ये पैरासाइट एनिमल के तो है ही, बट एनिमल के अलावा बेटा ये प्लांट्स में भी आपको एज पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे। फ्लैट हेलमेंथ खाली एनिमल का पैरासाइट होता था, बट निमेट हेलमेंट बेटा एनिमल का भी पैरासाइट है एंड प्लांट्स का भी पैरासाइट है। ये क्लियर हो गया बच्चा? दिस इज क्लियर? ये समझ आ रहा है? चले, अच्छा अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा बिकॉज ऑफ प्रीवियस नॉलेज बेटा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप उसका आंसर कर पाएंगे सब लोग। मेरे को बताइए कि निमेट हेलमेंट्स के अंदर या राउंड वर्म्स के अंदर बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, फटाफट। सर ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम लेवल। वेरी गुड बेटा, फ्लैट हेलमेंट के अंदर ऑर्गन था एंड निमेट हेलमेंट के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, वेरी गुड। सिमेट्री बताइए बेटा। बायलैटरल सिमेट्री। सर बायलैटरली सिमेट्रिकल। वेरी गुड। चलिए बताइए, जर्म लेयर्स कितनी होती है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा। चलिए सीलोम बताइए फटाफट बेटा, सीलोम क्या था, सूडोसीलोम, यूसीलोम और एसीलोम बेटा? सूडोसीलोम होता था, ठीक है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या बेटा, ये वर्म्स है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये वर्म्स बहुत ज्यादा ग्रो करती है, और इसीलिए डॉक्टर बोलता है बेटा एटलीस्ट हर एक इंसान को, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो पतला है मोटा है क्या है उसकी एज, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, 4 से लेकर 6 महीने के बीच में बेटा आपको एटलीस्ट एक बार एंटी हेलमेंथिक ड्रग लेना चाहिए। मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे एंटी हेलमेंथिक ड्रग दे दीजिए, एक टैबलेट मिलता है। तो हर एक अडल्ट एंड बच्चे को ये टैबलेट बेटा एटलीस्ट 6 महीने बाद या 4 महीने बाद, बिकॉज अगर आप ये नहीं खाएंगे ना तो आपके साथ क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये होगा आपके साथ कि ये वर्म्स, जिसको हम एस्कैरिस बोलते हैं बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये वर्म्स आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा ग्रो करती है कि ये इंटेस्टाइन को ही ब्लॉक कर दे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेस्टाइन पूरा ब्लॉक हुआ है, तो ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देती है। अब इंटेस्टाइन जब ब्लॉक होगा तो आपकी बॉडी में बेटा जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। अब ये आगे क्यों नहीं मूव कर पाएगा, बिकॉज ये वर्म्स जो होती है ना, इनके पास एडहेसिव पैड्स होते हैं बेटा, मैं आगे बताऊंगा आपको, इनके पास एडहेसिव पैड्स होते हैं।
एडहेसिव पैड से ये क्या करते हैं, ये अपने आप को बचाते हैं बेटा बाहर आने से, मतलब ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। जब हमारा इंटेस्टाइन इनको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा ना, तो ये बाहर आते नहीं है। क्यों नहीं आते? बिकॉज दे अटैच देमसेल्व्स टू द इंटेस्टाइनल वॉल बेटा बाय द हेल्प ऑफ एडहेसिव पैड्स। तो फिर अगर हमें इन्हें बाहर निकालना है, हमें इनसे छुटकारा पाना है, तो उसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बेटा, आप डॉक्टर के पास जाइए तो वो आपको एंटी हेलमिंथिक ड्रग दे देगा। एंटी हेलमिंथिक ड्रग से एक तरीके से बेहोश हो जाती है बेटा, ये अनकॉन्शियस हो जाती है। और अनकॉन्शियस तरीके से जब इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस करेगा ना, तो ये नॉर्मली आपके स्टूल के साथ बाहर आ जाती है बेटा, ये स्टूल के साथ रिमूव होती है। बट कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ये इतनी ज्यादा ग्रो करती है, हमें उन्हें क्या करना पड़ता है? ऑपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन हो रहा है किसी इंसान का, और उस इंसान की बॉडी से हम बाहर क्या निकाल रहे हैं बेटा? वर्म्स बाहर निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे वर्म्स बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते, अगर आप कभी कभी, इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि कभी भी गंदे पानी से मुंह नहीं धोना चाहिए। कोई लोग बारिश के पानी से मुंह धोना शुरू करते हैं जो कहीं पे जमा हुआ है, या किसी नाले से पानी बह रहा है तो वो मुंह धोते हैं। रेलवे स्टेशन में जो पानी के नल के लगे थे उनसे मुंह धोना शुरू करते हैं। तो हमेशा ये बेटा एक क्लीन वाटर से, जो आपको लग रहा है कि दिस इज अ वाटर, क्लीन वाटर, उससे मुंह धोना चाहिए। बिकॉज अगर आप गंदे पानी से मुंह धोएंगे ना, तो आपकी बॉडी में बेटा क्या आ सकता है? आई वर्म आ सकता है बेटा, ठीक है ना। तो गंदे पानी के अंदर इसके एग्स होते हैं। जब आप पानी से मुंह धोते हैं, आपकी आंखों के अंदर चला जाए, फिर यहाँ से ग्रो करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इसकी आंखों के अंदर ही ग्रो कर रहा है बेटा, इधर से ग्रो कर रहा है, ये इसकी आंखों के अंदर वर्म है। तो ऑल्दो हम इसको बाद में रिप्लेस करते हैं बाय ऑपरेशन, बट अपने आप को बचाने के लिए बेटा हमेशा एक वेल बैलेंस्ड, हमेशा एक प्योर और हमेशा एक क्लीन डाइट खाना चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए। बिकॉज द वाटर विल ऑलवेज बी कंटेमिनेटेड बेटा बाय ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्म्स, जो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। अगर आपकी फेस के ऊपर व्हाइट कलर के धब्बे आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे से व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है ना, और आपको वीकनेस हो रही है, या हल्का सा एब्डोमिनल पेन हो रहा है, दैट मीन्स बेटा आपकी बॉडी के अंदर एस्कैरिस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस वर्म का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, एक प्रॉपर फिजिशियन के पास जाएंगे, और उससे एंटी हेलमिंथिक दवाई लेंगे बेटा, एंटी हेलमिंथिक ड्रग ले लेंगे, तो आपके स्टूल से ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, मे बी आपको क्या करना पड़े? ऑपरेट करके ये वर्म्स बाहर निकालनी पड़े। तो ये पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करने की जरूरत क्यों है बेटा? हम सीधे भी जा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। पिक्चर हर जगह पे इसलिए ऐड हो रहा है ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी रहे कि जिस फाइलम को मैंने पढ़ा बेटा, में हमारे आसपास है, वो इंडिविजुअल्स, वो ऑर्गेनिज्म हमें आसपास में देखने को मिलते हैं। और जब आपको एक कंफ्यूजन या एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट होगा ना, तो फिर बाद में समझने वाली चीजें जो है, या पढ़ने वाली चीजें, वो आपको थोड़ी बहुत इजी लग जाती है बेटा। तो आज आपको, मेरे को लग रहा है कुछ लोग खाना नहीं खाएंगे इसको देख के बेटा, मैगी जैसे लग रहा है, ठीक है ना, बट पढ़ना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल आप डॉक्टर होंगे। आज आप ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बट इंशाल्लाह कल जब डॉक्टर बनेंगे तो आप ही इसको क्या करेंगे? ऑपरेट भी करेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अभी। तो हम कुछ बातें कर रहे थे, तो सूडोसिलोम तक हम पहुंच गए थे, वेरी गुड। अब मेरे को इसके अलावा बताइए बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान? Tube within tube. ट्यूब विद इन ट्यूब बेटा, वेरी गुड। अगर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, तो दैट मींस बेटा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट और इनकम्प्लीट? Complete. कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा बेटा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छा ये यहाँ पे देख लीजिए, इसका माउथ बेटा ट्रायंगुलर होता है, मतलब ऐसे ट्रायंगल समान होता है, और 3 पार्ट्स होते हैं माउथ के। ये वन लिप है, ये दूसरा लिप है, ये तीसरा लिप है। तो माउथ एंटीरियर है, ठीक है ना। माउथ बेटा वेंट्रल नहीं है, नीचे साइड में नहीं है। माउथ डोर्सल नहीं है, ऊपर साइड में, बल्कि बॉडी के टिप पे पाया जाता है। और 3 लिप्स पाई जाती है माउथ के ऊपर बेटा, जहाँ पे शक्कर वक्कर जैसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलती है बच्चा, ठीक है। तो ये निमेटहेलमिन्थ्स है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। फाइलम एस्केल्मेंट्स और निमेटहेलमिन्थ्स, इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। क्यों राउंड वर्म्स बोलते हैं? नीमा का मतलब थ्रेड, हेलमिन्थ का मतलब वर्म। ये थ्रेड के समान वर्म्स होती है, सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक वर्म्स होती है, इसलिए इनको राउंड वर्म्स बोला जाता है। Ancient people were familiar with this certain large sized nematode parasites of domestic animals। जो ancient लोग थे, पुराने लोग थे, उनको बेटा इन वर्म्स के बारे में, निमेटहेलमिन्थ्स के बारे में पहले से पता था। बिकॉज उनको ये बड़े साइज वाली वर्म्स किन में देखने को मिलती थी? एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती थी। लेकिन कुछ निमेटहेलमिन्थ्स इतने छोटे होते हैं जो हमको आंख से नहीं दिखाई देंगे, तो उनको देखने के लिए बेटा, या उनके बारे में हमें कब पता चला? ओनली आफ्टर द डिस्क माइक्रोस्कोप पता चला बेटा। Linnaeus included these in worms। Linnaeus ने बेटा निमेटहेलमिन्थ्स की वर्म्स को एक अलग क्लास में इंक्लूड किया था, और उस क्लास का नाम क्या है बेटा? वर्मिस नाम है, तो ये याद रखेंगे। रोडोल्फी ने बेटा इनको इंक्लूड किया निमेटोडिया में। एंड टर्म जो है बेटा निमेटहेलमिन्थ्स,
वो किसने दिया है? वो गेगनबोर ने दिया। यहाँ पे बता रहा है बेटा कि अगर आप एक एस्केलेमेंथ की बॉडी काटेंगे बेटा, उसका एक क्रॉस सेक्शन काटेंगे, क्रॉस सेक्शन में बेटा उसकी बॉडी कैसी दिखाई देती है? गोलाकार की दिखाई देती है, सर्कुलर दिखाई देती है। द बॉडी ऑफ एस्केलेमेंथ इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, तो इस वजह से इनको क्या बोलेंगे? राउंड वर्म्स बोलेंगे बच्चा। तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दे मे बी फ्री लिविंग, तो ये फ्री लिविंग हो सकता है। एक मिनट, HDFC Bank offers चल, दे में भी फ्री लिविंग बेटा, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्री लिविंग कंडीशन में आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को देखने को मिलेंगे। बट इसके अलावा बेटा इसमें क्या पाया जाता है? पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं। जो मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी वो पैरासाइट्स की पिक्चर्स है बेटा, और ये पैरासाइट प्लांट के भी होते हैं एंड एनिमल के भी होते हैं। राउंड आउंस है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी सिमेट्रिकल होती है बेटा, कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं एंड ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इनका सीलोम कैसा होता है बेटा? इनका सीलोम सूडो सीलोम होता है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखेंगे। तो ये सूडो सीलोमेट से बेटा, तो मतलब अभी भी एक प्रॉपर सीलोम नहीं बना, अभी भी हम किस में देख रहे हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ सीलोम को ही देख रहे हैं, जहां से सीडो सीलोम की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? निमेट हेलमेंट्स के अंदर। कोई मेरे को बता सकता है सूडो सीलोम किसको बोलते हैं? पढ़ा है हमने, शाबाश, सिलोम मैंने स्कैटर्ड पोचेस है उसको। वेरी गुड बच्चा। जो मीजोडर्म होगा, मीजोडर्म प्रेजेंट है बिकॉज ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है बेटा, तो मीजोडर्म तो होगा ही होगा। बट अगर मैं मान लीजिए ऐसे बना, ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है बेटा, अब यहाँ पे भी होना चाहिए था मीजोडर्म, ठीक है ना, और यहाँ पे भी होना चाहिए था मीजोडर्म। अगर ऐसी कंडीशन होती तो हम इसको बोलते हैं ट्रू सीलोम बेटा। बट इनमें क्या देखने को मिलता है? ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है, और सीलोम बेटा ऐसे पाउच में देखने को मिलता है या पैकेट्स में देखने को मिलता है। बिकॉज सीलोम कंटिन्यूअस नहीं है बच्चा, या मीजोडर्म कंटिन्यूअस नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? सूडो सीलोमेट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, जैसे आपने अभी बोला था, तो अगर ट्यूब विद इन ट्यूब है तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा बच्चा। अब और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वर्म को बना रहा हूँ, ठीक है, सब जस्ट ये समझने के लिए बेटा, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्म है बेटा, तो दिस इज अ वर्म। अब इस वर्म को बेटा बॉडी से क्या करना है? एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालना, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया बाहर निकालना है। तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए इसकी बॉडी में बेटा एक पोर पाया जाता है, एक ओपनिंग पाई जाती है। मान लीजिए मैंने ये ओपनिंग यहाँ पे बना ली, दिस पोर इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी पोर बेटा। इसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है ना। अब ये एक्सक्रीटरी पोर जब आप अंदर से देखेंगे तो ये एक कैनल की फॉर्म में पाया जाता है। मान लीजिए एक कैनल है बॉडी के अंदर, ये ऐसे कैनल है बॉडी के अंदर। तो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ना, वो इस बॉडी, ये सीलोम है ना, यहाँ पे ये सीलोम वाला पार्ट है बेटा, ठीक है। यहाँ पे सूडो सीलोमिक फ्लूइड होगा, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल किस में है? सूडो सीलोमिक फ्लूइड में है। तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल बेटा इन ओपनिंग से इस कैनल के अंदर आ जाता है, तो ऐसे अंदर आ गया, और फिर बाहर कहाँ से आएगा बेटा? एक्सक्रीटरी पोर से बाहर आएगा। मतलब अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ निमेट हेलमेंथ की बात करें, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ निमेट हेलमेंथ जो होता है बेटा, वो दो चीजों से बनता है, ठीक है। उसमें से एक चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ट्यूब बोलते हैं या एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं, और दूसरी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? दूसरी चीज को हम एक्सक्रीटरी कैनल नाम देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में इसको कभी कभी बेटा नेफ्रीडिया भी बोला जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी याद रखें द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ निमेट हेलमेंथ इज मेड अप ऑफ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा। एक तो हो गया ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एक्सक्रीटरी ट्यूब बोलते हैं, जो कलेक्शन का काम करता है बेटा, वेस्ट के कलेक्शन का काम करता है। एंड दूसरा होता है एक्सक्रीटरी पोर बेटा, जहां से फिर ये वेस्ट मटेरियल क्या आता है? बाहर आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस की बात करें, अभी तक मोस्टली हमने देखा बेटा मोनोशियस मोनोशियस मोनोशियस, बट जब हम निमेट हेलमेंथ की बात करें, दे आर नॉट मोनोशियस, दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट्स। ये क्या होते हैं बेटा? ये डाइशियस होते हैं बेटा। डाइशियस का मतलब ये हुआ, इसका मेल अलग होगा और इसका फीमेल अलग होगा। मेल गिमिट अलग एक इंडिविजुअल बनाएगा और फीमेल गिमिट अलग एक इंडिविजुअल बनाएगा। इतना ही नहीं, इनमें और एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है बेटा, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेटा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है
कि अगर मैं आपके सामने 2 वर्म्स रख दूं, ठीक है ना, तो आप 2 वर्म्स की बाहर से बॉडी देख के बता सकते हो बेटा कि इनमें से मेल कौन सा है, इनमें से फीमेल कौन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2 इंसान चल रहे हैं सड़क पे, हम दूर पहचानते हैं बेटा कि ये वाला इंसान फीमेल है और ये वाला इंसान मेल है। तो ये जो डिफरेंस आप कर सकते हो ना बेटा मेल एंड फीमेल में, दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेटा आपको क्लियरली कहाँ पे देखने को मिलता है, निमेटी हेलमेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है, इनमें फीमेल जो होती है बेटा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया, इनमें फीमेल लंबी होती है और मेल छोटे होते हैं बेटा साइज में। एंड फीमेल की बॉडी जो होती है उसके दोनों पॉइंट्स बेटा ऐसे एंड्स बेटा पॉइंटेड होते हैं, माउथ वाला एंड भी पॉइंटेड होता है और एनएस वाला पॉइंट भी एंड भी पॉइंटेड होता है। बट मेल्स के अंदर बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एंड ऐसे कर्व्ड होगा, ऐसे कर्व देखने को मिलेगा बच्चा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर है कि पहले देख लीजिए। तो इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, तो दोनों के साइज को कंपेयर कर लीजिए। तो इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, ये फीमेल है और ये मेल। तो मतलब साइज के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विच वन इज फीमेल एंड विच वन इज मेल। एंड इसके अलावा बेटा देख लीजिए फीमेल के दोनों एंड्स पॉइंटेड है, ये देख लीजिए दोनों एंड्स पॉइंटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे देख लीजिए ये एक पॉइंटेड एंड है एंड दूसरे में क्या बेटा ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हम पहचानते हैं बेटा जिसमें कर्व होगा और छोटे साइज का होगा वो मेल है, जिसमें कर्व नहीं होगा और बड़े साइज का होगा वो फीमेल। दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बच्चा, ठीक है। तो ये देख लीजिए इधर क्या लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा इसकी बॉडी, तो ये माउथ है, ये फेरिंग्स है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इंटेस्टाइन है और यहाँ पे देख लीजिए एनएस, ठीक है। तो मतलब माउथ भी मिल रहा है, फेरिंग्स भी मिल रहा है, इंटेस्टाइन भी मिल रहा है, एनएस भी मिल रहा है। तो माउथ एंड एनएस है तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। इसके अलावा फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन है, मतलब डाइजेशन करने के लिए बेटा एक अलग सिस्टम बनाया गया, एक अलग स्ट्रक्चर बनाया गया बेटा। और उस स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चलेगा। लेकिन फूड को अंदर लाने के लिए, फूड को बेटा बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए माउथ के बाद एक फेरिंग्स होता है और वो मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब उसमें नंबर ऑफ मसल ज्यादा होती है और उस मस्कुलर पोजीशन की वजह से या उस मस्कुलर फोर्स की वजह से ये फूड को क्या करता है, माउथ से अंदर ले आता है बेटा। हम तो अपने मुंह के अंदर बेटा खाना डालते हैं बाय आवर हैंड्स, बट इनमें हैंड वैंड तो नहीं है ना, इनको तो मुंह माउथ से बेटा खाना अंदर लाना पड़ेगा। बट माउथ इनका उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो खाना अंदर लाने के लिए जो फोर्स क्रिएट किया जाता है वो कहाँ से क्रिएट किया जाता है, वो फेरिंग्स से क्रिएट किया जाता है बेटा। तो यहाँ पे और एक चीज आप देख लीजिए, ये है एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पे बेटा, और ध्यान से देख लो ये इधर वाला डायग्राम देख लीजिए। तो ये जो आपको कैनल दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी कैनल बेटा। ओवरऑल बेटा ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, निमेटी हेलमेंट्स का बेटा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर वहां क्लियर नहीं आया तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बेटा, ये एक्सक्रीटरी पोर है और ये जो नीचे से जा रहा है छोटा सा स्ट्रक्चर इसको हम कैनल बोलते हैं, ठीक है ना। चले, द एक्सक्रीटरी ट्यूब removes body waste from the body cavity through excretory port। इनमें excretory canal और excretory tube होता है जो बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करता है, किसके थ्रू बेटा, excretory port के थ्रू। सेक्स से सेपरेट होती है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग होगा, डायोसियस होंगी बेटा। और मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट मतलब आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। इस प्रॉपर्टी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। मेल्स जो होते हैं बेटा वो छोटे होते हैं, फीमेल्स लंबी होती है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स बेटा, मतलब फीमेल का साइज बड़ा होता है और मेल्स का साइज छोटा होता है बेटा। तो ये भी याद रखेंगे आप इधर। अब नेक्स्ट पॉइंट रखिए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर मेल एंड फीमेल गैमेट बेटा फ्यूज नहीं करेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो होगा वो इनसाइड द बॉडी होगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट आपको ऑलरेडी पता है। डायरेक्ट मतलब क्या हुआ बेटा, जो बच्चा पैदा होगा वो अपने पेरेंट के जैसा होगा, या इनडायरेक्ट हो सकता है जिसमें क्या देखने को मिलेगा, लार्वा देखने को मिले, मतलब इनमें कुछ मेंबर के अंदर लार्वा होगा और कुछ के अंदर लार्वा नहीं होगा बेटा। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दी है, ऑल द 3 एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। तो पहला एग्जाम्पल दिया है एस्केरिस जिसको हम कॉमनली राउंड वर्म बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया है बेटा वोकैरिया ब्रंक्रॉप्टाई जिसको हम फ्लैरियल वर्म बोलते हैं, जो एक बीमारी कॉज कर जिसको हम फ्लैरिया बोलते हैं बेटा, फ्लैरिसिस बोलते हैं, जिसको हम कॉमनली एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। हाथी पैर बीमारी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पैर एकदम मोटे मोटे से हो जाते हैं। एंड एनकाइलोस्टोमा जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स बेटा नीट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बाद में हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया कि इनको नेमेट हेलमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी बेटा। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है
तो वो बता दो, नहीं है फिर हम आगे बढ़ जाए। शाबाश। एनी डाउट्स, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक बच्चा? सर इंटेस्टाइन में जो रहता है वो एस्केलेटन। बिकॉज वो पैरासाइट है ना बच्चा। पैरासाइट को क्या चाहिए बेटा? जगह चाहिए और खाना चाहिए। दोनों जगह उसको इंटेस्टाइन में मिल रही है, बिकॉज दैट इज एंडो पैरासाइट बेटा। उसका नेचर ही एंडो पैरासिटिक है। बॉडी के बाहर जिंदा नहीं रह सकता, वो बॉडी के अंदर रहता है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। Yes, sir. चले आगे बढ़े फिर, Yes, sir. आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक। चलिए, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ प्लेट हेलमेंट्स बड़े साइज के हैं एंड कुछ प्लेट हेलमेंट्स छोटे साइज के हैं। कुछ प्लेट, सॉरी नॉट प्लेट हेलमेंट्स, निमेट हेलमेंट्स बेटा। कुछ निमेट हेलमेंट्स इतने बड़े हैं हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, और कुछ निमेट हेलमेंट्स इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी आंख से नहीं देख सकते, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। तो कितने बड़े कितने छोटे, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे छोटा जो होगा बेटा वो 1 mm साइज का होगा। सबसे बड़ा जो होगा बेटा 25 सेंटीमीटर, या कुछ 1 मीटर 2 मीटर लंबे भी देखने को मिलेंगे बच्चा। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है, एंड बॉडी बेटा यूजुअली टैपरिंग होती है। टैपरिंग का मतलब हुआ इधर भी पॉइंटेड एंड होगा और इधर भी पॉइंटेड एंड होगा। मतलब बॉडी का माउथ वाला रीजन भी पॉइंटेड होता है और एनएस वाला रीजन भी पॉइंटेड होता है। तो यूजुअली टैपरिंग टुवर्ड्स बोथ एंड्स। बोथ एंड का मतलब माउथ वाला एंड एंड एनएस वाला एंड। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है बेटा। हमने देखा था प्लेट हेलमेट के अंदर कहीं पे सेगमेंटेशन था, कहीं पे सेगमेंटेशन नहीं था, पर यहाँ पे बेटा बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। यहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। बॉडी वॉल की अगर बात करें बेटा, तो बॉडी वॉल बनता है थिक, टफ, शाइनी क्यूटिकल से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मतलब बॉडी जो होती है, बॉडी को बनाने के लिए बेटा हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम क्यूटिकल बोलते हैं बेटा। और ये क्यूटिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये थिक होता है एंड टफ होता है। और ये थिक एंड टफ क्यों होता है बेटा? बिकॉज ये पैरासाइट्स है, और पैरासाइट्स को हमारी बॉडी के अंदर रहना है, और हमारी बॉडी बेटा इस पैरासाइट को मारने की कोशिश करेगी, इसको खत्म करने की कोशिश करेगी, इसकी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करेगी। बट अगर इसको जिंदा रहना है, इसको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये प्रोटेक्ट अपनी बॉडी को कैसे करता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ थिक एंड टफ स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल जो होता है बेटा, क्यूटिकल के नीचे आपको हाइपोडर्मिस देखने को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये क्यूटिकल, याद रखना क्यूटिकल प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है बेटा। इट्स अ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। तो ये मान लीजिए क्यूटिकल है। अब क्यूटिकल के नीचे एक सेल का लेयर होता है, तो ये देख लीजिए सेल का लेयर है। एंड इस सेल के लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है बेटा सिनसाइशियल हाइपोडर्मिस। दैट मींस कि इसके अंदर क्या होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी बेटा। तो सिनसाइशियल हाइपोडर्मिस होता है जो क्यूटिकल के नीचे पाया जाता है बेटा। Innermost layer of peculiar, large and longitudinal extended muscle cells arranged in 4 quadrants। मतलब एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ अगर नहीं समझ आया तो। सबसे ऊपर क्या होगा? आप पहले जल्दी जल्दी बताइए बेटा, सबसे ऊपर क्या होगा? क्यूटिकल। सबसे ऊपर क्या होगा शबा? जल्दी जल्दी। क्यूटिकल होगा। Cuticle. क्यूटिकल के नीचे क्या है? Hypodermis. Hypodermis. हाइपोडर्मिस बेटा। हाइपोडर्मिस क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड? मल्टी न्यूक्लिएटेड। Multinucleated. शॉर्ट में Multinucleated. सिनसाइशियल बोलते हैं बेटा। सिनसाइशियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके नीचे क्या है? इसके नीचे बेटा आपको मिलेंगी लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स बेटा। और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स की कितनी लेयर्स मिलेंगी? 4 लेयर्स मिलेंगी बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स देखने को मिलेंगी बच्चा। 4 लेयर मिलेंगी बेटा किसकी? लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स की। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि इनका सूडोसिलोम जो होता है बेटा, इनका सूडोसिलोम जो होता है वो कहाँ से बनता है? वो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से बनता है बेटा। मतलब क्या है इसका? अगर आपको याद हो बेटा, जब मैंने आपको जर्म लेयर पढ़ाया था,
जर्म लेयर में मैंने आपको बोला था बेटा एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, गोल आकार का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसकी पेरिफेरी पे ऐसे सेल्स पाई जाती है बेटा, और हमने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, हमने इसको ब्लास्टूला नाम दिया था, अगर आपको याद है, दिस वाज कॉल्ड एज ब्लास्टूला। फिर मैंने बोला था ब्लास्टूला की कैविटी होती है अंदर से, एक खाली जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेटा ब्लास्टोसील बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। इसके ऊपर कोई पोर देखने को मिलेगा बेटा, जिस पोर को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं बेटा, याद है ना, ड्यूटेरियोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि निमेटिक हेलमिंथ का जो सूडोसीलोम होता है, वो सूडोसीलोम बेटा किससे बनता है, वो बनता है ब्लास्टोसील से। एंड ब्लास्टोसील किसका स्ट्रक्चर है, वो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है बेटा, आप समझ रहे ना, इसलिए यहाँ पे एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील लिखा है। तो मतलब जो कैविटी एम्ब्रियो के अंदर एज ब्लास्टोसील थी इन केस ऑफ निमेटिक हेलमिंथ्स बेटा, तो जब निमेटिक हेलमिंथ बड़ा हो गया ना, ये बड़े होने के बाद बेटा यही कैविटी किस में कन्वर्ट होगी, सूडोसीलोम में कन्वर्ट होगी। बात समझ आई, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, Yes, sir. अनसेगमेंटेड, ये आप ऑलरेडी याद कर ही चुके हैं। स्ट्रेट एलिमेंट्री ट्रैक्ट बेटा, स्ट्रेट एलिमेंट्री ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे, ये देख लीजिए, ये माउथ है ना, माउथ के बाद बेटा फेरिंग्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फेरिंग्स के बाद बेटा इंटेस्टाइन शुरू हुआ, ये पूरा इंटेस्टाइन के रीजन है, और फिर फाइनली क्या है, एनएस आया। तो आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम स्ट्रेट है बेटा, पहले माउथ, माउथ के बाद सीधे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद सीधे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद सीधे एनएस। तो इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो शुरू होता है टर्मिनल माउथ से और खत्म कहाँ पे होता है बेटा, खत्म एनएस पे होता है। स्ट्रेट एलिमेंट्री ट्रैक, टर्मिनल माउथ एंड एनएस बेटा, तो मतलब माउथ टर्मिनल होता है एंड बाद में एनएस होता है, शुरुआत माउथ से हुई एंड खत्म एनएस पे हुआ। दीज आर फर्स्ट एनिमल्स टू हैव कंप्लीट गट, तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मतलब वो एनिमल किंगडम के अंदर वो कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिला। तो किन के पास बेटा सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिला, दे आर निमेटिक हेलमिंथ्स, एग्जाम के लिए याद रखना। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं बेटा, मैंने अभी बोला था इनमें सर्कुलेशन का काम, इनके पास सूडोसीलोम है, इधर अगर आप देखेंगे बच्चा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये इनके पास बेटा सूडोसीलोम, ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनल, यहाँ से खाना आगे जाएगा, जो अंदर वाली जगह दिख रही है, यहाँ से खाना आगे जाएगा बेटा, फूड आगे जाएगा। ये हो गया इनका बॉडी वॉल, ये देख लीजिए बेटा, ये ऊपर से जो कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद दिखाई दे रहा है बेटा लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडिनल मसल के बाद दिखाई दे रहा है सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल, फिर ऐसे और एक थर्ड क्वाड्रेंट होगा और फाइनली क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैविटी दिखाई दे रही है, ये देख लीजिए, और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सूडोसीलोम बेटा। अब इस सूडोसीलोम के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है ना, एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सूडोसीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं बेटा। और इनके अंदर डाइजेशन के बाद बेटा जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, ठीक है ना, जो वेस्ट निकलेगा, जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होगा, वो सारा कहाँ पे होता है, वो सारा सूडोसीलोम में होता है। और करता कौन इसको बेटा, सूडोसीलोमिक फ्लूइड करता है। मतलब इनको ब्लड नहीं चाहिए फूड को आगे बढ़ाने के लिए, इनको ब्लड नहीं चाहिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए, इनको ब्लड नहीं चाहिए बेटा अमोनिया को बाहर निकालने के लिए। ये सारा काम करता कौन है बेटा, इस ब्लड के बदले या इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बदले ये सारा काम किया जाता है बाय सूडोसीलोमिक फ्लूइड बेटा। इससे पहले हमने पढ़ा था पैरेन्काइमल फ्लूइड, आज आपने याद रखा सूडोसीलोमिक फ्लूइड बेटा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट, तो फिर इनकी जगह कौन लेता है, सूडोसीलोमिक फ्लूइड लेता है, याद रखेंगे। A simple excretory system consists of protonephridae, याद रखेंगे बेटा, लास्ट क्लास में आपने याद रखा था सोलिनोसाइट, सोलिनोसाइट को हम फ्लैम सेल बोलते थे, एंड फ्लैम सेल का और एक नाम क्या है बेटा, शाबाश, फ्लैम सेल का और एक नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब देखो, अब यहाँ पे अगेन प्रोटोनेफ्रिडिया आया है ना, अब उस प्रोटोनेफ्रिडिया एंड इस प्रोटोनेफ्रिडिया में डिफरेंस क्या है, इस प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक होता है एक्सक्रीटरी कैनल जिसको हम एक्सक्रीटरी ट्यूब भी बोलते हैं, एंड दूसरा होता है एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी कैनल प्लस एक्सक्रीटरी ट्यूब बेटा इन केस ऑफ निमेट हेलमिंथ क्या कहलाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया कहलाता है, समझ गए ना। कंपैरेटिवली सिंपलर और कॉम्प्लिकेटेड सेंस ऑर्गन्स एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, तो इनमें बेटा सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं जो सिंपल या पुराने फाइलम के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस्ड होते हैं,
एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। पुरानी क्लास में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे नर्वस सिस्टम बेटा उससे ज्यादा डेवलप्ड होगा, उससे ज्यादा बेटर होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है, बिकॉज इनमें टेस्टिस देखने को मिलती है मेल के अंदर, ओवरीज देखने को मिलते हैं फीमेल के अंदर, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी क्लियर है क्या देखने को मिलता है बच्चा। चले, मेनी काइंड्स ऑफ निमेटोड पैरासाइट हमने देखा था, ये पैरासाइट्स भी है, फ्री लिविंग भी है। अब पैरासाइट्स जो होते हैं प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। अब इन सारे पैरासाइट्स में से बेटा खाली इंसान के अंदर, खाली ह्यूमंस के अंदर बेटा कितने पैरासिटिक स्पीशीज देखने को मिलती है? 50 पैरासिटिक स्पीशीज देखने को मिलते हैं। मतलब 50 ऐसी निमेट हेलमेंट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर आके बेटा हमारी बॉडी को क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है, हमें बीमार कर सकती है। अब उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे लिखे, जैसे एस्केरिस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस बेटा, एंड एंट्रियोबियस वर्मिकुलस। एंट्रियोबियस वर्मिकुलस को कॉमनली हम पिन वर्म बोलते हैं, तो ये कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा बेटा वुकेरिया देखने को मिलता है, ट्राइचिनेला देखने को मिलता है, एंड एनकाइलोस्टोमा देखने को मिलता है। अब एग्जाम के लिए याद क्या रखना है, वुकेरिया कौन सी बीमारी कॉज कराता है? फ्लैरिया बीमारी कॉज कराता है, जिसको हम एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। ट्राइचिनेला कौन सी बीमारी कॉज कराता है? ट्राइचिनोसिस कराता है। एंड एनकाइलोस्टोमा कौन सी बीमारी कॉज कराता है? हुकवर्म डिजीज कराता है बेटा। So this is some additional knowledge regarding the नेमेटीहेलमिन्थ्स बच्चे। So this much is clear बेटा, इतना समझ आया? इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चले, अब जब क्लासिफिकेशन की बात आती है, ठीक है, जब आप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हमने नेमेटोहेलमिन्थ्स को दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया है। एक को हम बोलते हैं फेज मीडिया, दूसरे को हम बोलते हैं ए फेज मीडिया। फेज मीडिया इज आल्सो कॉल्ड एज बेटा सिकेरेंटिया और रेबिडाइटिया, एंड इसको हम बेटा एडिनोफोरिया या एनोप्लिया भी बोलते हैं। सिंपल में आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन जो होती है ना बेटा, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड कॉडल ग्लैंड्स बेटा, कि कौन सा सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है और कॉडल ग्लैंड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। इसके बेसिस पे बेटा हमने नेमेटोहेलमिन्थ्स को दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया है, फेज मीडिया एंड एफेज मीडिया। आप यहाँ पे नाम से भी गेस कर सकते हैं। इनकी बॉडी में बेटा एक सेंस ऑर्गन हो जिसको हम फेजमिड बोलते हैं, ठीक है। देयर इज अ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ नेमेटोहेलमिन्थ्स जिसको हम फेजमिड बोलते हैं बेटा, क्लियर है ना। तो जिसमें फेजमिड होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? वो फेज मीडिया कहलाएगा, और जिसमें फेजमिड नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? वो एफेज मीडिया कहलाएगा बच्चा। तो ये प्लीज याद रखेंगे किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जांपल फेजमिड्स होते हैं, एम्फिड्स होते हैं, डैश एंड डैश, कॉडल ग्लैंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा। तो इसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं दो क्लासेस में। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या क्लासेस है इधर, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फेज मीडिया, सिकेरेंटिया और रेबिडेटिया बेटा। तो ये क्लास मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये नॉर्मली फ्री लिविंग होते हैं। इनके पास फेजमिड भी होता है और एम्फिड भी होता है। इनके पास फेजमिड्स नहीं होते हैं, ओनली क्या पाए जाते हैं बेटा? ओनली एम्फिड्स पाए जाते हैं। मतलब ये सेंस ऑर्गन्स के नाम। इनके पास दो सेंस ऑर्गन है, फेजमिड भी एंड एम्फिड भी। इनके पास फेजमिड नहीं है बट इनके पास एम्फिड पाया जाता है बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम विद पियर्ड लैटरल कैनल्स, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा लैटरल कैनल्स देखने को मिलेंगे। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा एम्फिड स्पाइरल होता है, कॉर्ड लाइक और डिस्क लाइक और पोर लाइक होता है। एम्फिड्स बेटा, इसके अलावा नो लैटरल एक्सक्रीटरी कैनाल, इनमें एक्सक्रीटरी कैनाल्स है, इनमें एक्सक्रीटरी कैनाल नहीं है। इनमें फेजमिड एंड एम्फिड है, इनमें फेजमिड नहीं है बट एम्फिड है। और एम्फिड कैसा होता है? जो इनके अंदर एम्फिड है वो कैसा है? वो स्पाइरल हो सकता है, वो कॉर्ड के समान हो सकता है, वो डिस्क के समान हो सकता है, या पोर के समान हो सकता है बेटा। कॉर्डल ग्लैंड्स बेटा यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे कॉर्डल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, तो फेजमिड एक एग्जांपल है एस्केरिस, एंट्रियोबियस, एनकाइलोस्टोमा, वुकेरिया, ट्राइचोरिस, ट्राइचिनेला, ड्रैकेनक्यूलस एंड लोआ लोआ बेटा। और यहाँ पे एग्जांपल है एनोप्लस एंड डेस्मोस। आप बस ये एग्जांपल याद रख लेना, तो ये बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ? ये समझ आया? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? शाबाश, कोई कंफ्यूजन तो बताओ बच्चों, डरने वाली बात नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है।
अब ये तो हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया एनसीईआरटी के बेसिस पे, ठीक है, बट यहाँ पे अब और एक पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया है जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है एस्केरिस के बारे में। कि एस्केरिस अगर एक अच्छा पैरासाइट है हमारी बॉडी का, ये एक सक्सेसफुल पैरासाइट है, इसको सक्सेसफुल पैरासाइट बनाने के पीछे क्या कारण है बेटा, इसकी बॉडी में वो क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या मॉडिफिकेशंस है, जिन मॉडिफिकेशन की वजह से ये एक बेटर पैरासाइट बन चुका है बेटा, ये एक बेटर साइट कहा जाता है इसे। तो व्हाट आर द एडवांटेज और एडेप्टेशंस प्रेजेंट इन द एस्केरिस बेटा दैट इट इज अ गुड, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो याद रखेंगे बेटा, इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है विद बोथ एंड्स पॉइंटेड। अब ऐसा क्यों है, देखो एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, तो आपको पता है बेटा हमारे इंटेस्टाइन लॉन्ग होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन सिलेंड्रिकल होते हैं। तो अगर इसमें किसी चीज को रहना है तो उसको बेटा अपना एक ऐसा बॉडी फॉर्म करना पड़ेगा कि वो साथ में इंटेस्टाइन के रहे, बट इंटेस्टाइन के फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बेटा। तो फ्लो में प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है, और इनको इंटेस्टाइन भी रहने को मिल जाए। इन्होंने अपनी बॉडी को कैसा कर दिया, लंबा कर दिया इंटेस्टाइन के जैसा और सिलेंड्रिकल कर दिया बेटा। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी बेटा कि इनकी बॉडी लंबी है और सिलेंड्रिकल है, ये आराम से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फिट हो जाते हैं और क्या रहने लगते हैं, एज पैरासाइट्स रहने लगते हैं। अगर इनका बेटा इसके अलावा कोई और शेप होता तो शायद हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा तरीके से या ज्यादा बेटर तरीके से फिट नहीं कर पाते बेटा। ये तो हमने अभी भी पढ़ा बेटा। अब इनको बचा, देखो ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में बेटा हर समय क्या निकलता रहता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता रहता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता रहता है। और डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम बेटा इस पैरासाइट की बॉडी को डैमेज कर सकता है, एस्केरिस की बॉडी को डैमेज कर सकता है बेटा। अब डैमेज से बचने के लिए इसने क्या किया, अपनी बॉडी को बाहर से एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल से कवर कर दिया। क्यूटिकल एक प्रोटीन होता है बेटा, रेजिस्टेंट प्रोटीन होता है, तो इसने अपनी बॉडी को क्यूटिकल से कवर कर दिया। एंड क्यूटिकल से कवर करने के अलावा ये क्या रिलीज करता है, ये एंटी एंजाइम्स रिलीज करता है बेटा। एक तो अपनी बॉडी को बचा रहा है क्यूटिकल से फ्रॉम आवर एंजाइम्स बेटा, एंड दूसरा इन एंजाइम्स के अगेंस्ट क्या रिलीज कर रहा है, एंटी एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एंजाइम ए है और ये एंजाइम ए बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, मैं इसके अलावा बनाऊंगा एंटी ए एंजाइम बेटा। तो एंटी एंजाइम ए क्या करेगा, वो इस एंजाइम को काम नहीं करने देगा बेटा, इसको काम करने से रोकेगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। बॉडी इज कवर्ड एक्सटर्नली विथ रेजिस्टेंट क्यूटिकल एंड इट आल्सो सिक्रीट्स एंटी एंजाइम्स बेटा। तो क्यूटिकल एंड एंटी एंजाइम दोनों मिलके क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बेटा, किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम से बेटा। हमारी बॉडी के होस्ट मतलब हम हो गए बेटा, तो हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनसे इसकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बेटा। अब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, मैंने बोला था ना आपको बेटा, मान लीजिए फॉग ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में इधर अगर इस साइड से खाना आ रहा है तो दूसरे साइड से बेटा उसको क्या किया जाए, डाइजेस्टिव मटेरियल को या वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। माउथ से आप खाना खाते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आता है, उसका डाइजेशन होता है, और फिर जो खाना नहीं पचा या जो वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम कहाँ से निकालेंगे बेटा, एज एनएस के थ्रू उसको एक्सक्रीट किया या डेफिकेट किया जाता है बेटा। तो मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट चल रहा है, कोई ना कोई ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा है जिस फोर्स की वजह से बेटा फूड कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, एनएस की तरफ मूव कर रहा है। इस फोर्स को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं बेटा, पेरिस्टाल्सिस बेटा। तो मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट होती है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। एंड पेरिस्टाल्सिस का फायदा क्या है बेटा, इसकी वजह से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो जब हमको बेटा पेरिस्टाल्सिस करनी है, हमारी बॉडी जब पेरिस्टाल्सिस करती है तो हमारी बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस पेरिस्टाल्सिस क्या करेगी, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। और अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहाँ पे है, वो तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है। लेकिन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बेटा अनडाइजेस्टेड मटेरियल के अलावा और कौन रह रहा है, एस्केरिस भी रह रहा है। तो ऑफ कोर्स बेटा हमारा इंटेस्टाइन इसको भी बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते, बिकॉज इनके पास क्या पाए जाते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिन ऑर्गन्स की वजह से अपने आप को बेटा एकदम इंटेस्टाइन की वॉल के साथ चिपका के रखेंगे बच्चा। प्लस दूसरा बेटे अपोजिट साइड में क्या करते हैं, मोशन करने की कोशिश करते हैं। अगर फुट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ मूव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बेटा, टू मेंटेन इट्स पोजीशन। Adhesive organs are found in Ascaris. Lack of such organs is compensated by very poor movement, power of locomotion
as by slight movement it maintains its position in the intestine of the host and also counteracts the intestinal peristalsis बेटा। तो ये अपने आप को बचाता है बाहर निकलने से एडहेसिव ऑर्गन से। अगर एडहेसिव ऑर्गन नहीं है तो फिर ये क्या करता है बेटा, जब पेरिस्टालसिस फूड को नीचे की तरफ धकेलेगा, ये खुद को ऊपर की तरफ चलाने की या ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा बच्चा। इसकी वजह से ये किससे बचता है बेटा, पेरिस्टालसिस से बच जाता है। As parasite feed on digested food and pre-digested food of the host, its alimentary canal is simple and poorly developed. Simple सी बात है, एस्केरिस एक पैरासाइट है, ये हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है। और हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे रह रहा है बेटा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रह रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है बेटा, फूड का डाइजेशन हो रहा है। तो मतलब इस पैरासाइट को तो बना बनाया खाना मिल रहा है, प्री प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है या प्री डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है। तो अगर इसको बना बनाया खाना मिल रहा है, इसको तो खाने को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, खाने को चबाने की जरूरत नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करने की जरूरत नहीं है। सो बिकॉज इसे ये सब जरूरत नहीं है, तो इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है। बट फेरिंग्स इनका बेटा मस्कुलर होता है, बिकॉज मैंने बोला था ना, फूड को जब मुंह में लाना है तो मुंह में लाने के लिए बेटा आपको फूड को सक करना पड़ेगा, फूड को खींचना पड़ेगा। तो फूड को खींचने का काम कौन करता है, फायरिंग्स करता है बच्चा। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन है, पैरासिटिक एडेप्टेशन है बेटा किसके पास, एस्केरिस के पास, जिसकी वजह से वो क्या है, एक सक्सेसफुल पैरासाइट है हमारी बॉडी के अंदर। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस लैम्ब्रिकरेडिस बेटा। चले मेरे को बताइए कि एस्केरिस के अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? शाबाश। Absent. तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो फिर सर्कुलेशन का काम कौन करता है? अभी भी बोला था थोड़े, सूडोसिलोमिक फ्लूइड करता है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सेकंड, अगर एस्केरिस एक पैरासाइट है और हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है और वो भी बेटा हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है, तो मेरे को पता हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सीजन होता है? नहीं सर। अगर ऑक्सीजन नहीं है बेटा तो बता रेस्पिरेशन कैसा होगा, एरोबिक और एनारोबिक? एनारोबिक। Anaerobic. तो वही यहाँ पे लिखा हो, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो जो काम सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है वो कौन करता है, वो सूडोसिलोमिक फ्लूइड करता है। रेस्पिरेशन एनारोबिक होती है बेटा, बिकॉज ये उस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उस जगह पे रह रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। सेंस ऑर्गन्स बेटा पुअरली डेवलप्ड होंगे, बिकॉज इट्स अ पैरासाइट। पैरासाइट की लाइफ शेल्टर्ड लाइफ होती है, शेल्टर्ड का मतलब सब कुछ बना बनाया मिलता है, तो इसलिए इसके पास पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनका नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा एग्स बनाते हैं। बहुत ज्यादा एग बनाने के दो रीजन है। पहला बेटा, इनको एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना पड़ता है, तो होस्ट जब शिफ्ट होगा तो बेटा कुछ टाइम लगेगा शिफ्ट होने में, उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ एग्स बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। एंड दूसरा बेटा, जब हम स्टूल पास करते हैं अपनी बॉडी से, स्टूल के थ्रू बेटा बहुत सारे एग्स वेस्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए बेटा ये नंबर ऑफ एग्स क्या करते हैं, ज्यादा बनाते हैं। और इनकी एग्स के ऊपर क्या पाई जाती है, हार्ड कवरिंग पाई जाती है, हार्ड शेल। मतलब इनका एग बेटा नॉर्मल एग नहीं होता, उसके ऊपर एक हार्ड कवर होगा और उस कवर के अंदर फिर क्या होगा बेटा, लार्वा होगा। मतलब इनका एग कुछ ऐसा होगा बेटा, ये मान लीजिए इनका एग है, ये एग की कवरिंग है और कवरिंग के अंदर फिर क्या होगा, एक छोटा सा लार्वा होगा बेटा। और ये कवरिंग जो एग की है ये क्या होती है, हार्ड होती है। ऑल्दो हम इन एग्स को आंख से नहीं देख पाते हैं, बट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको क्लियरली क्या दिखाई देते हैं, एग्स दिखाई देते हैं किसके, एस्केरिस के बेटा। तो ये है एडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस लैम्ब्रिकरेडिस बेटा, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पे आप पार्ट देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम के लिए मैंने पहले भी यहाँ पे लिखा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ऑल्दो 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम इन इसको 12th में भी पढ़ेंगे, बट 11th की एनसीईआरटी में नहीं दिया, बिकॉज हम अभी भी पढ़ ही रहे हैं एस्केरिस। हम थोड़ा बहुत बेटा इसको यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें हमें याद क्या रखना है, फिर इंशाल्लाह 12th में इसको और डिटेल में देखने को पड़ेगा। तो ये है बेटा लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस लैम्ब्रिकरेडिस। मतलब एस्केरिस लैम्ब्रिकरेडिस अपना जीवन काल कैसे बिताता है, कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे ग्रो करता है, उसको हम लाइफ हिस्ट्री बोलते हैं। और ये लाइफ हिस्ट्री के ऊपर एस्केरिस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। अब करते क्या है बेटा, ये ध्यान से देख लीजिए आप। ये है हमारे अडल्ट एस्केरिस बेटा, है ना। ये फीमेल एस्केरिस है और ये मेल एस्केरिस, और दोनों अडल्ट फॉर्म में बेटा। अब हमारे अडल्ट फॉर्म में, मतलब ये एस्केरिस जो अडल्ट फॉर्म में होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, पहले तो ये बताइए।
अंदर। शाबाश। हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन। intestine, इंटेस्टाइन में। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात बच्चा। होता क्या है कि जब ये अडल्ट फॉर्म में होते हैं तो अडल्ट फॉर्म में क्या होगा बेटा, मेल रिलीज करेगा स्पर्म, स्पर्म बेटा फीमेल एक्सेप्ट करेगी और फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मतलब जो एग है बेटा वो अब फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। और जब ये फर्टिलाइजेशन एग का हो जाता है ना, उसके बाद बेटा ये फीमेल इन एग्स को रिलीज करना शुरू करती है, मतलब बॉडी से बाहर निकालना शुरू करती है। तो इनको हम फर्टिलाइज्ड एग्स बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अडल्ट एक इंसान की बॉडी के अंदर है, अगर मैं इसको इधर दिखा दूं, एक मिनट रुक जाइए। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक अडल्ट इंसान है, क्या ये कोई ह्यूमन बीइंग है बेटा, बच्चा कोई है। तो इसकी बॉडी के अंदर बेटा यहाँ पे कौन रह रहा है, यहाँ पे रह रहा है बेटा मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस। मेल एस्केरिस ने बेटा स्पर्म रिलीज किया, वो चला गया फीमेल एस्केरिस की बॉडी के अंदर, उसने एग को फर्टिलाइज किया, तो ये बन गए फर्टिलाइज्ड एग्स। बेटा ध्यान से देख सुन लेना मेरी बात, ये फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। ये फर्टिलाइज्ड एग जब बन जाते हैं तो फीमेल इन एग्स को ले करना शुरू करती है बेटा। ले करने का मतलब ये हुआ इनको अपनी बॉडी से बाहर निकालना शुरू करती है। तो मेरे को ध्यान से देख के बताइए बच्चा, जब इस इंसान के अंदर फीमेल एस्केरिस बेटा एग्स को बॉडी से बाहर निकालेगी, एग्स को ले करेगी, वो कहाँ पे आ जाएंगे? शबा जल्दी जल्दी, वो अंडे कहाँ पे आ जाएंगे बेटा? हमारे इधर देख लो intestine, बच्चा, अगर समझ इधर देख ले, अगर मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है ऐसे, तो ये इंटेस्टाइन है ऐसे बेटा, ये हम इंटेस्टाइन, ये हम मान लेते हैं हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर बेटा फॉग ये एक मेल वर्म रह रहा है, ये एक फीमेल वर्म रह रहा है। मेल एंड फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एग फर्टिलाइज हुआ, अब फीमेल ने बेटा एग को रिलीज किया। तो ध्यान से देख के मेरे को बता, एग कहाँ पे रिलीज हुआ बेटा, किस जगह में रिलीज हुआ? intestine, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हुआ। आप समझ रहे ना? yes, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जब एग रिलीज हुआ, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बेटा एग के अलावा ऑलरेडी और क्या चीज प्रेजेंट है? शाबाश, क्या प्रेजेंट है? अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। आप समझ रहे ना? तो ये yes, sir. एग्स बेटा मिक्स किससे हो जाएंगे? उस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे, उस वेस्ट के साथ मिक्स हो जाएंगे बेटा। अब जब ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चा मैं क्या बताने वाला हूं। तो जब ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये अंडे बेटा, ये एग्स, तो मान लीजिए कवर है एग का बेटा, इस एग के अंदर बेटा एक छोटा सा मान लीजिए एक लार्वा है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये एग 2 बार मोल्ट करेगा, ठीक है ना? मोल्ट का मतलब वो ये बदल जाएगा, या अपना आकार चेंज करेगा बेटा। 2 मोल्टिंग बेटा, तो 2 मोल्टिंग कहाँ पे हो रही है? 2 मोल्टिंग ऑफ लार्वा। लार्वा कहाँ पे बेटा? अंडे के अंदर है। मान लीजिए फॉर ये अंडा था, ठीक है, अंडे के अंदर लार्वा था, इसने अपना आकार बदल दिया, अपना शेप बदल दिया। शेप बदलने को हम मोल्टिंग बोलते हैं। तो ये मोल्टिंग कहाँ पे हो रही है? इंसान की बॉडी के अंदर हो रही है या बॉडी के बाहर हो रही है? बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, जल्दी जल्दी। बॉडी के शाबाश। अंदर। बॉडी के अंदर बॉडी हो के रही है, इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है बेटा, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा, ठीक है, इन द इंटेस्टाइन एस्केरिस का लार्वा कितनी बार मोल्ट करता है? तो 2 बार मोल्ट करता है, एग्जाम का क्वेश्चन। अब जब इसने 2 बार मोल्टिंग कर ली, ठीक है ना, तो मान लो फॉर एग्जांपल इस इंसान ने क्या, इस इंसान ने स्टूल पास कर दिया, ठीक है, इस इंसान ने स्टूल पास कर दिया। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बेटा वॉशरूम के अंदर या किसी ओपन जगह पे, किसी खेत में बेटा इसने वो स्टूल पास कर दिया। तो उस स्टूल के साथ बाहर कौन आ जाएगा? ये एस्केरिस का लार्वा आ जाएगा, जिसने 2 बार ऑलरेडी मोल्ट कर दिया बेटा। तो मान लिया ऐसे समझ आता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि इमेजिन कर लेते कि इस बंदे ने बेटा स्टूल पास कर दिया, तो ये स्टूल है बेटा इस बंदे का, ठीक है। ये इसने किसी ऐसी जगह पास कर दिया जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, और इस स्टूल में बेटा मान लीजिए ये अंडे है, ये एग से बेटा एस्केरिस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या हुआ, बारिश हुई, या किसी इंसान ने बेटा अपने खेत में पानी डाला, तो वो पानी किसके साथ मिक्स हो गया? स्टूल के साथ, और ये पानी इस स्टूल को बेटा अपने साथ बहा के ले गया,
या इन एग्स को बहा के ले गया, ठीक है ना। अब आप में से कोई प्यासा था बेटा और वो नदी के किनारे वेट कर रहा है और उसने बोतल में पानी भर लिया, ठीक है ना, और पानी पीना शुरू कर दिया। तो जैसे आप पानी पियोगे बेटा, पोल्यूटेड वाटर पियोगे, अनबॉइल्ड वाटर पियोगे, गंदा पानी पियोगे, तो आपने इस पानी के साथ किसको पी लिया? शाबाश, जल्दी Eggs को। जल्दी, किसको पी लिया बेटा? आपने Eggs को। एस्केरिस के एग्स को पी लिया बेटा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से सुन लेना बेटा। क्वेश्चन पूछा गया था बिफोर स्वेल्विंग, ठीक है ना, बिफोर स्वेल्विंग बेटा, मतलब इंसान ने जब egg को स्वेलो नहीं किया था, जब एग को नहीं निगला था, चाहे वो पानी के साथ उसने निगल लिया या पोल्यूटेड फूड के साथ निगल लिया या उसने हैंड्स अपने अच्छे से वॉश नहीं करे थे बेटा, तो फाइनली बेटा ये उसने निगल लिए इन एग्स को, ठीक है ना। तो एग्स को निगलने से पहले बिफोर स्वेल्विंग बेटा बताइए एस्केरिस का लार्वा कितनी बार मोल्ट करता है? शाबाश, 2। 2 बार मोल्ट करता है बेटा। समझ आया ना? चले, अब इंसान ने इनको निगल लिए। अच्छा, ये इंसान कोई दूसरा ये पहला इंसान था, अब निगल रहा है बेटा इनको कोई दूसरा इंसान। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये कोई अलग इंसान है, डिफरेंट इंडिविजुअल है बेटा, जिसने इनको निगल लिया, ठीक है। तो इसने इनको निगल लिया बच्चा। अब जब इसने इनको निगल लिया तो बताओ ये कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके लंग में, इसके हार्ट में, इसके लिवर में, कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ जाएगा बेटा? ये ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टोमक में जाएगा और स्टोमक से निकल के बेटा जैसे इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ध्यान से सुन लेना। तो जैसे बेटे दूसरे इंसान के इंटेस्टाइन में एंटर करता है, सेकेंड इंडिविजुअल के इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो एग आप देख रहे हैं ना, ये एग था हमारा, ये एग था हमारा बेटा। तो एग टूट जाएगा, एग ब्रेक हो जाएगा, और जैसे एग ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक हो गया ना एग, अंदर से बाहर कौन आएगा बेटा? एक छोटा एस्केरिस बाहर आएगा, एक बेबी एस्केरिस बाहर आएगा। और इस बेबी एस्केरिस को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, इसको हम जुवेनाइल बोलते हैं बेटा। तो बताइए जुवेनाइल एस्केरिस की लाइफ हिस्ट्री में कहाँ पे बाहर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाहर आता है बेटा। ये क्लियर हो गया ना? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो पहले आपने याद रखा था कि किसी इंसान की बॉडी में अडल्ट रह रहे थे, उन अडल्ट्स ने बेटा फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज कर दिया, वो एग मिक्स हो गया स्टूल के साथ, उस पर्सन ने बेटा स्टूल पास कर लिया, स्टूल पास हुआ तो मतलब पानी की वजह से, या वो पानी बेटा आपकी खेत में पहुंचा, आपने सब्जी को अच्छे से नहीं धोया, वो पानी आपने वेजिटेबल को अच्छे से नहीं धोया, या आपने जब अपने आप को वॉश किया बेटा, ठीक है ना, अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश किया, तो अपने अपने हैंड्स को वॉश करने के बाद बेटा साबुन से प्रॉपर्ली नहीं धोया, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से क्या होगा कि ये एग्स बेटा आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे एग बॉडी के अंदर पहुंचे, ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में पहुंच गए, एग टूट जाता है, और जैसे एग टूटता है तो वो अंदर से किसको निकालता है? छोटे एस्केरिस को निकालता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जिसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। अब जब जुवेनाइल बाहर आ जाते हैं ना, जुवेनाइल कहाँ पे बाहर आ रहे हैं? इंटेस्टाइन के अंदर बाहर आ रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फॉक्स, ये इंटेस्टाइन है बच्चा, ये इंटेस्टाइन है हमारा, ठीक है। जुवेनाइल इधर बाहर आया बेटा, ये मान लीजिए जुवेनाइल इधर बाहर है, इंटेस्टाइन के अंदर बाहर आया। अब ये जुवेनाइल क्या करता है? ये इंटेस्टाइन की वॉल को छेद करता है बेटा, ठीक है ना। अगर आप इंटेस्टाइन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा और इंटेस्टाइन की वो छेद करेगा बेटा, ऐसे पोर बनाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे पोर बनाएगा और छेद करके इंटेस्टाइन से बाहर आ जाएगा। मान लीजिए फॉक्स पहले अंदर था, ठीक है ना, अब इसने इंटेस्टाइन की वॉल को छेद कर दिया और ये इंटेस्टाइन से बाहर आ गया, ऐसे बाहर आ गया, ऐसे बाहर आ गया बच्चा। अब इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन के आसपास ब्लड वेसल्स पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्लड वेसल बना लेता हूँ, तो बिकॉज इंटेस्टाइन इज कवर्ड बाय ब्लड वेसल्स, बट यहाँ पे मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, तो मैं उसमें से एक ब्लड वेसल यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चा। इन ब्लड वेसल्स को हम नाम देते हैं मेसेंट्रिक वीन्स बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द ब्लड वेसल्स जो हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे स्टोमक को कवर करती है ना, उन सारी ब्लड वेसल्स को मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और उन मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स में से यहाँ पे मैं किसका नाम लिख रहा हूँ? मेसेंट्रिक वीन का नाम लिख रहा हूँ बेटा। क्लियर हो रहा है? तो मतलब मुंह के थ्रू अंदर आने के बाद, ईसोफेगस को क्रॉस करने के बाद, स्टोमक को क्रॉस करने के बाद इंटेस्टाइन में आया,
ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा इधर ले जाता हूँ तो ये इंटेस्टाइन में आया। इंटेस्टाइन है बेटा, इसको इंटेस्टाइन की वॉल को बोर करके, इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके ये मेसेंटेरिक वीन्स के अंदर आया। मेसेंटेरिक वीन क्या है बेटा? ये ब्लड वेसल्स है जो हमारे इंटेस्टाइनल स्टोमक के आसपास पाई जाती है। जैसे ये मेसेंटेरिक वीन में आएगा, ठीक है ना, इधर से अगर मैं इसको हटा दूं बेटा, अभी अगर हम इधर से इसको हटा दे तो अब ये कहाँ पे बेटा? अभी मेसेंटेरिक वीन्स के अंदर है। तो ये मेसेंटेरिक वीन के अंदर पहुंच गया, ऐसे ही पहुंच गया। अब ये क्या करेगा? मेसेंटेरिक वीन्स को क्रॉस करेगा, मेसेंटेरिक वीन्स को भी क्रॉस करके बेटा यहाँ से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद बेटा कहाँ पे एंटर करेगा? और एक ब्लड वेसल के अंदर एंटर करेगा, जिसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एंड दिस ब्लड इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वीन बेटा, हेपेटिक पोर्टल वीन। मतलब ये वो ब्लड वेसल है जो हमारे इंटेस्टाइन से बेटा ब्लड को ले जाती है, किसके पास? लिवर के पास बेटा। तो लिवर को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ऑल द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द लिवर बेटा, उनको हम पोर्टल ब्लड वेसल्स बोलते हैं, या शॉर्ट में पोर्टल वीन्स बोलते हैं। तो इधर से निकल के बेटा अब ये कहाँ पहुंच गया? अब ये पोर्टल वीन में पहुंच गया। तो ये आ गया पोर्टल वीन के अंदर बेटा, या हेपेटिक पोर्टल वीन के अंदर। अब ये हेपेटिक पोर्टल, बिकॉज हेपेटिक पोर्टल वीन इज अ ब्लड वेसल, तो मतलब अब ये ब्लड के अंदर तैर रहा है बेटा, अब ये ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये हेपेटिक पोर्टल वीन किस ऑर्गन को ब्लड दे रही है? शाबाश, ये किस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है बेटा? लीवर। ये लिवर को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो अगर मैं ऐसे लिवर बनाऊं थोड़ा सा, तो ये इस ऑर्गन को बेटा, मतलब लिवर को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो शॉर्ट में बेटा बात ये है कि इस ब्लड वेसल के थ्रू ये फाइनली कहाँ एंटर कर गया? ये आपके लिवर के अंदर एंटर कर गया, पहुंच गया आपके लिवर के अंदर। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? वो पूछेगा ये किस किस ऑर्गन से मूव करता है। तो आपने याद रखा, माउथ से मूव करता है, ईसोफेगस से मूव करता है, स्टोमक से मूव करता है, ये सारी चीजें याद रखनी है। इंटेस्टाइन से मूव करता है, मेसेंटेरिक वीन से मूव करता है, हेपेटिक पोर्टल वीन से मूव करता है, और लिवर के अंदर पहुंच जाता है। लिवर मेनली आपको याद रखना। तो लिवर के अंदर ये पहुंच गया बच्चा। अब लिवर से निकल के, ध्यान से देख लो कितना खतरनाक है बेटा। अब ये लिवर से निकल के क्या करता है? ये और एक ब्लड वेसल के अंदर जाता है, ठीक है ना, और ब्लड वेसल का नाम है पोस्ट कैवल वीन बेटा, पोस्ट कैवल वीन। और ये पोस्ट कैवल वीन किसको ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और ये यहाँ से बेटा निकल के कहाँ पे आ जाता है? एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है। तो देख लो बेटा, अगर आप प्रॉपर टाइम पे दवाई नहीं लोगे ना, ये किन किन ऑर्गन्स के थ्रू मूव करके बेटा उन ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो ये आपके हार्ट के अंदर पहुंच गया बच्चा, राइट साइड ऑफ हार्ट में पहुंच गया। हार्ट से निकल के बेटा ये पल्मोनरी आर्टरी में आता है। और आपको पता है बेटा पल्मोनरी आर्टरी किसको ब्लड देती है? जल्दी जल्दी, शाबाश, किस ऑर्गन लंग्स को को। ब्लड देती है? वेरी गुड बच्चा। तो ये आपके लंग्स में पहुंच गया। आप समझ रहे हो कितनी खतरनाक चीज है बेटा? तो आपके लंग में पहुंच गया बेटा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब ये लंग में पहुंचता है ना, लंग के अंदर बेटा ये थर्ड मोल्टिंग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम बेटा, थर्ड मोल्टिंग कहाँ पे होती है? वो लंग्स के अंदर होती है। मतलब अब ये साइज में और बढ़ जाएगा बेटा, पहले छोटे साइज का था, अब ये साइज में और इंक्रीज हो जाएगा बेटा, इसका शेप और चेंज हो जाएगा। तो थर्ड मोल्टिंग होती है लंग्स के अंदर बच्चा। तो पहली मोल्टिंग हुई थी पहले होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर बेटा, सेकंड मोल्टिंग हुई थी पहले होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर, थर्ड मोल्टिंग हो रही है बेटा दूसरे होस्ट के लंग्स के अंदर बच्चा। समझ आ रही मेरी बात? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। समझ आया बच्चा? अब जब ये लंग्स में पहुंचेगा ना, तो लंग में बेटा फिर ऊपर आने की कोशिश कर, आपके लंग के एल्वियोलाई से निकल के अभी आपके लंग्स के ऊपर मूव कर रहा है, और आपकी ट्राइकिया में पहुंचेगा। ट्राइकिया का मतलब है बेटा आपकी विंड पाइप में पहुंचेगा, जहां से आप सांस ले रहे हैं बेटा उस पाइप में पहुंचेगा। और कभी कभी लोगों को बेटा जब ये विंड पाइप से ऊपर आने लगता है ना, कभी कभी लोगों को खांसी आ जाती है, और खांसी के थ्रू बेटा ये मुंह से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, मतलब मुंह से वोमिटिंग हो जाती है, और ये मुंह से बाहर आ जाते हैं, जिनके अंदर ये नंबर में बहुत ज्यादा होंगे। ये कभी कभी विंड पाइप को चोक भी कर सकते हैं, और बच्चों की बेटा इससे डेथ भी होती है जब उनका विंड पाइप चोक होता है, अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर। बट अगर नंबर ज्यादा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल नंबर है बेटा, तो फिर ये विंड पाइप से जब बाहर आएगा ना, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं सब हटा दूं यहाँ से,
ये कुछ ऐसा है बेटा, फॉर एग्जाम्पल तो ये आपको पता है बेटा, ये हमारे लंग्स है, ये हमारे लंग्स है बेटा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले कहाँ पे था, ये एल्विलाई के अंदर था, एल्विलाई के अंदर था बेटा, लंग्स में एल्विलाइज होते थे, एल्विलाई के अंदर था। एल्विलाइज के अंदर से जब ये निकला, मतलब बाहर आने की कोशिश करी बेटा, तो ये ब्रोंक्यूल्स में पहुंच गया बेटा। तो एल्विलाई के ऊपर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ब्रोंक्यूलाई के बाद कहाँ है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना, इनको हम ब्रोंकस बोलते हैं। ये एक ब्रोंकस हो गया, ये दूसरा ब्रोंकस हो गया। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ये ब्रोंकस में पहुंच जाएगा। तो पहुंच गया ब्रोंकस के अंदर, ठीक है ना। ब्रोंकस से निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, पहुंच गया ट्राइकिया के अंदर बेटा। अब ट्राइकिया की जो ओपनिंग होती है ना, ध्यान से देख लेना बेटा, द ओपनिंग ऑफ ट्राइकिया, ये ओपनिंग है ट्राइकिया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ ट्राइकिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस बेटा। तो मतलब ये ग्लॉटिस से बाहर आ गया, ऐसे बाहर आ गया। और आपको सबको पता है और मेरे को भी पता है कि ट्राइकिया के साथ और एक ओपनिंग होती है और एक चैनल होती है बेटा, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो जैसे इधर से बाहर आएगा ना, ट्राइकिया से बाहर आएगा, तो डायरेक्टली किधर जाएगा बेटा, नीचे ईसोफेगस में जाएगा ऐसे। मतलब ये इधर से बाहर आया लंग से निकल के, और क्या इसी इंसान के, सेम इंसान के इंडिविजुअल के ईसोफेगस के अंदर से नीचे चला जाएगा बेटा। जैसे नीचे चला जाएगा तो अगेन इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, लेकिन दूसरे होस्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और उसके अंदर फोर्थ मोल्टिंग कंप्लीट करेगा। और जैसे फोर्थ मोल्टिंग कंप्लीट करता है ना, तब तक इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। अब ये अडल्ट बन गया बेटा, और अडल्ट बनेगा अगेन बेटा अंडे देगा, और अगेन ये चीज रिपीट हो जाएगी। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। अब शॉर्ट में मेरे को बताओ, मेजर ऑर्गन कौन कौन सा आपने याद रखा जहां से ये मूव करता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल बेटा? शाबाश। So intestine, liver, heart or lungs. वेरी गुड बेटा। इंटेस्टाइन, इसोफेगस, हार्ट, लिवर एंड लंग्स, ये एग्जाम के लिए याद रखना। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस लेमरिकरेटिस, द लार्वा डज नॉट पास थ्रू डैश ऑर्गन बेटा। ऑप्शंस में दिया हुआ है लंग्स, लिवर, हार्ट, स्प्लीन। तो क्या आएगा बेटा? Spleen. स्प्लीन आएगा। ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस, the larva passes through dash organ बेटा, spleen, kidney, brain, lungs, none of the above. Lungs. lungs बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन को आप आंसर तभी कर सकते हो जब आपको थोड़ा लाइफ हिस्ट्री इसका पता होगा। एंड प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, मोल्टिंग बेटा, ठीक है। दो मोल्टिंग कहाँ पे हुई, ठीक है, वो हो गई पहले होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर। तीसरी मोल्टिंग कहाँ पे होगी, सेकंड होस्ट के लंग के अंदर बेटा, शाम समझ आ रहा। एंड फोर्थ मोल्टिंग कहाँ पे हुई, सेकंड होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप प्लीज बाद में ये फ्लो चार्ट देखेंगे और इसको अच्छे से याद भी रखेंगे बच्चा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे कुछ और भी निमेट हेल्मेंट्स का नाम दिया हुआ है, तो प्लीज इनको एक बार देख लेना। ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट हम चांस नहीं ले सकते बेटा, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो जब रिवीजन किया करोगे तो एक बार थोड़ा सा इनको भी देख लिया करो। बट जो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स है उनको बहुत ध्यान से और बहुत गौर से देखना बेटा। सो दिस इज एंड ऑफ निमेटी हेल्मेंट्स बेटा। तो यहाँ पे हमारा निमेट हेल्मेट खत्म हो जाता है। डन विद दिस, डन एंड डस्टेड बेटा। तो हमारा हो गया फोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेट हेल्मेंट्स एंड निमेट हेल्मेंट्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो फाइलम होगा दैट विल बी, शाबाश, Annelida. वेरी गुड, दैट विल बी एनालिडा। तो एनालिडा आज नहीं होगा, एनालिडा हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। तो आज मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड करूंगा, इसके नोट्स आप प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। सर टेस्ट में कौन कौन फैला है? टेस्ट में बेटा निमेट हेल्मेंट्स तक आएगा, ठीक है। टेस्ट कब है, 15 को है ना, तो 15 तब तक तो हमने एनालिडा भी शायद खत्म कर दिया होगा। तो मतलब जितना पढ़ रहे हैं हम बेटा उतना सारा आएगा, और टेस्ट इजी होगा, टेंशन मत लो। बट अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन अच्छे से कर लेना बच्चा, टेस्ट की टेंशन मत लो, आप पढ़ाई पे फोकस करो। और जो बच्चे पढ़ाई पे फोकस करते हैं ना, उनको कभी टेस्ट की टेंशन नहीं रहती। और जो बच्चे पढ़ाई पे फोकस,
उनका हमेशा बेटा ध्यान किस पे रहता है, टेस्ट पे रहता है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। बट जो समझदार बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनको टेस्ट की कभी दिक्कत नहीं रहती है, बिकॉज उनको पता है बेटा हम पढ़ रहे हैं, और टेस्ट बेटा हम कहीं और से नहीं देते हैं, उसी से देते हैं जो चीज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अलग से कुछ नहीं दिया जाता है।